नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले बार हम वाइसराय गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इसी क्रमांक में हमने वेलेजली तक कर लिया था, लॉर्ड वेलेजली। और अब जो है वेलेजली के बाद आगे अगर हम बात करें तो सर जॉर्ज बार्लो है। तो सर जॉर्ज बार्लो जो है, इनका टाइम पीरियड 1805 से लेकर के 1807 के बीच में है। यानी कि ये केवल 2 वर्ष तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो है बेलोर विद्रोह 1806 ईस्वी का बेलोर विद्रोह जो है इनके शासनकाल की प्रमुख घटना है। अब आपको पता है कि भाई ये बेलोर विद्रोह किसने किया था। तो ये बेलोर विद्रोह जो है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। जी हाँ, भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीतियों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार ने बंदिशें लगाई थी। यानी कि ना तो उन्हें माथे पर तिलक लगाने की इजाज़त दी गई थी और ना कान पर बाली पहनने की इजाज़त दी गई थी। यानी कि भारतीय सैनिक जो है वो माथे पर तिलक लगाते थे, कान पे बालियां पहनते थे। तो माथे पर तिलक और कान पर बाली न पहनने की इजाज़त दे दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और भारतीय सैनिकों को लगा कि ये हमारी जातीय पर प्रहार किया जा रहा है, हमारी जातिगत नीति पर प्रहार किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय सैनिकों ने बेलोर विद्रोह किया था। तो इस पर यही क्वेश्चन आपका बनता है। अब आगे बात करें, सर जॉर्ज बार्लो के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बने, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1807 से लेकर के 1813 के बीच में है। और अब ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में जो एक प्रसिद्ध संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी, किन कारणों से हुई थी, ये सब कुछ हम इसमें बताएंगे आपको। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 25 अप्रैल सन 1809 को। 25 अप्रैल सन 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। और ये संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये संधि कंपनी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार, कंपनी सरकार व महाराजा रंजीत सिंह के बीच में संपादित हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पंजाब के शासक थे। अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी, जबकि राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। और ये शुकर-चकिया मिस्र के थे। तो कंपनी सरकार और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। और अब इसी पे क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर की संधि पर ब्रिटिश सरकार की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? जी हाँ, अमृतसर की संधि पर ब्रिटिश सरकार की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो हस्ताक्षर किए थे सर चार्ल्स मैटकॉफ ने। सर चार्ल्स मैटकॉफ ने वो हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इस पर 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। और इस पर ब्रिटिश सरकार की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सर चार्ल्स मैटकॉफ ने। अब ये संधि क्यों की गई थी, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि 19वीं शताब्दी में नेपोलियन बोनापार्ट का दबदबा था। नेपोलियन बोनापार्ट का दबदबा कहाँ पे था? यूरोप की राजनीति में था। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के शासक थे, कहाँ के तानाशाह थे? फ्रांस के। और नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में शत्रुता किसकी थी? शत्रुता थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन और फ्रांस की शत्रुता थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक डिसीजन लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि विश्व में जितने भी देश
अंग्रेज़ों द्वारा शासित है उन देशों पर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में नेपोलियन जो है वो पंजाब के रास्ते से आ सकता था। भारत में नेपोलियन अगर आ सकता था तो कहाँ से आ सकता था, पंजाब के क्षेत्र से आ सकता था, क्योंकि ऊपर हिमालय का क्षेत्र था और नीचे जो है समुद्र क्षेत्र था, इसीलिए पंजाब से वो आ सकता था। तो कंपनी सरकार जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार थी, तो इन्होंने एक युक्ति सोची। इन्होंने ये युक्ति सोची कि क्यों ना हम सीमांत यानी कि पंजाब क्षेत्र का जो शासक है उसे अपना मित्र बनाएं, और उसे अपना मित्र बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो नेपोलियन के खिलाफ़ क्या होगा, एक मोहरे के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसका। और पंजाब के शासक को भी लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारत में भारी है, इनसे शत्रुता मोल लेना व्यर्थ है। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध थी। और इस संधि के बाद जो है सतलज नदी को महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया। तो ये प्रमुख घटना लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी, और इसी के शासनकाल में जो है लंदन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट जारी किया था। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, ये हम संविधान में बताएंगे आपको। और हम आगे बढ़ते हैं। 1813 के बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल आता है, तो उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड जो है 1813 से लेकर के 1823 के बीच में था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको एक एक करके हम बताएंगे। इनके शासनकाल में नंबर 1 प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध या आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। और ये आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से लेकर के 1816 के बीच में हुआ था। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है मराठा दमन हुआ था। तो मराठा शक्ति का अंत भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। और तीसरी जो प्रमुख घटना है वो है पिंडारियों का दमन। तो पिंडारियों के दमन का श्रेय भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। पिंडारियों का दमन हुआ था, और इन्होंने जो है दक्षिण भारत में मद्रास में और बम्बई में एक नई भू राजस्व व्यवस्था भी लागू की थी। तो इनके शासनकाल में एक नई भू राजस्व व्यवस्था भी लागू हुई थी, भू राजस्व व्यवस्था लागू हुई थी। अब इन घटनाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसका टाइम पीरियड 1814 से लेकर के 1816 के बीच में था, तो इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध में जो अंग्रेज़ यानी कि ब्रिटिश सरकार की ओर से जो लड़ने की प्रमुख जिम्मेदारी थी, तो ब्रिटिश सेना नायक जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे। तो नंबर 1 जनरल ऑटरलोनी, नंबर 2 गार्डनर, नंबर 3 गिलिस्पी, ये प्रमुख थे। जबकि नेपालियों की ओर से लड़ने की प्रमुख जिम्मेदारी जो थी वो थी अमर सिंह थापा की, अमर सिंह थापा। तो जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसमें पहले ब्रिटिश सरकार की हार हो रही थी, लेकिन बाद में जो है उन्होंने बहुत से क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था जो नेपाल द्वारा संचालित थे। और फाइनल में जो है इनके बीच में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है संगोली की संधि। तो संगोली की संधि जो है वो ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच में हुई थी। इस संधि पर 1815 में हस्ताक्षर किए गए, लेकिन नेपाल के शासक ने इस संधि को स्वीकृति कब दी। तो नेपाल के शासक ने जो स्वीकृति दी वो स्वीकृति दी गई
1816 में, जी हाँ 4 मार्च 1816 को नेपाल के शासक ने इस संधि पर स्वीकृति प्रदान की थी। और इस संधि के तहत जो है आधुनिक उत्तराखंड क्षेत्र पर नेपालियों से हटा करके ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा दिया। इसके अलावा उन्होंने नेपालियों की राजधानी यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू पर एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी की नियुक्ति की थी। जी हाँ, काठमांडू में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखी गई थी इस संधि के बाद। और जो है और आधुनिक रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था, कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था। यानी कि आधुनिक उत्तराखंड पर जो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। और अब आगे बात करें, मराठा शक्ति का अंत भी जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। तो मराठाओं की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समकालीन जो अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा जो थे वो थे बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी समय हुआ था। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है पेशवा की क्या हुई थी, पेशवा की हार हुई थी, पेशवा की हार हुई थी। और इस प्रकार से अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कंपनी सरकार ने 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर स्थानांतरित कर दिया। बिठूर जो कानपुर में पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश के समीप जो पड़ता है, बिठूर भेज दिया गया। और इसके बाद आपको पता है मराठा की कहानी आपको पूरी पता है कि बाजीराव द्वितीय ने धुंधु पंत नामक एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और जिसकी पेंशन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा समाप्त कर दी गई। तो मराठा शक्ति का अंत भी जो है इन्हीं के द्वारा किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। और अगर हम बात करें पिंडारियों का दमन करने का श्रेय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। तो पिंडारी कौन थे? ऐसा कहा जाता है कि पिंडारी जो है लूट मार करने वाली एक लड़ाकू जाति थी। और इस पिंडारियों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मुग़ल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल में इनका उल्लेख मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पिंडारियों को जो है संरक्षण प्राप्त था, मराठाओं का संरक्षण प्राप्त था। और जो है बाजीराव प्रथम जो मराठा पेशवा थे, बाजीराव प्रथम, उनके शासनकाल में ये इनकी शक्ति काफ़ी चरमोत्कर्ष पे थी। और अब जो है पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। तो पिंडारियों के प्रमुख नेता जो थे, इनके प्रमुख नेता थे नंबर 1 करीम खां, नंबर 2 चीतू खां और नंबर 3 मोहम्मद वासिल। मोहम्मद वासिल जो है इनके प्रमुख नेता थे। और ये पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो भू राजस्व व्यवस्था कहाँ कहाँ पे लागू की गई? तो भू राजस्व व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। मद्रास में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई 1820 में। तो मद्रास में 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और बम्बई में भी एक नई भू राजस्व व्यवस्था एल्फिंस्टन के द्वारा लागू की गई, एल्फिंस्टन के द्वारा लागू की गई। और अब आगे बात करें कि इन्हीं के शासनकाल में जो है 1822 में कृषि से संबंधित है 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। तो ये टेनेंसी एक्ट में ऐसा प्रावधान था कि जो रैयत है वो अगर भू राजस्व एक निश्चित अवधि के भीतर देता है तो उसकी ज़मीन के अधिकार बने रहेंगे, और अगर वो नहीं देता है तो ज़मीन के अधिकार छीन लिए जाएंगे।
तो 1822 ईस्वी का जो टेनेंसी एक्ट था, काश्तकार अधिनियम, ये काश्तकार अधिनियम लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लागू किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अब आगे बात करें जो थे, तो उनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 1823 से लेकर के 1828 के बीच में था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि इनके शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। और जो है इस आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति जो है यानडूब की संधि के तहत हुई थी। यानडूब की संधि जो है वो हुई थी 1826 में, यानडूब की संधि के तहत हुई थी। और इसी यानडूब की संधि के तहत जो है आधुनिक असम क्षेत्र पर कंपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो एमहर्स्ट के विषय में यही पूछा जाएगा कि यानडूब की संधि कब हुई थी और जो है असम क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिकार किसके शासनकाल में हुआ था। और अब आपको पता है कि 1828 से लेकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के